हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे, जब तक आप ये सेशन देखेंगे आपका एग्ज़ाम हो चुका होगा नेवी ट्रेड्समैन मेट का, और अब जो है हम आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिसका नहीं हुआ है उनके लिए जो है आपका एक सबक है, एक सीख है कि अब जो है जो गलतियां हमने की हैं वो नहीं करनी है आगे आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स बच्चे अभी भी आपके सामने हैं। आरआरबी एएलपी का जो है आपके लिए इतना अच्छा मौका है। आरआरबी टेक्नीशियन की जो है वो भी विज्ञप्तियाँ आएंगी, अभी उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने है। ये एग्ज़ाम होने के बाद में ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत आराम से बैठ जाएं और जैसे इसमें हुआ कि एकदम से जो है 2-3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड का पता लगा, उसके बाद में जो है आपके हाथों में कुछ नहीं होता है। 2-3 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भी पता है। तो तैयारियां जो है वो पहले से ही होती है बच्चे, और सिलेक्शन भी वही बच्चा लेता है जिसकी तैयारी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पिछले एक हफ्ते का करंट अफेयर्स। जो नई चीज़ होगी बच्चे आज के सेशन में, ये हम आगे आने वाले जो सेशन होंगे उसमें कंटिन्यू करेंगे। जो हम पिछले 6 महीने का जो रिवीजन कर रहे थे वो आज के सेशन में नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, इसके बजाय जो है इस हफ्ते बहुत बड़ी बड़ी खबरें रही, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, तो उसे जो मैं आपको डिस्क्राइब में मतलब डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चे, इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। पद्म पुरस्कार जो है भारत में नागरिकों को दिए जाने वाला क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। सबसे पहले आपका भारत रत्न होता है, और भारत रत्न के बाद जो है आपके ये आते हैं। ठीक है, कौन कौन से है इसमें, पद्म विभूषण देखते हैं आप। ठीक है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद में पद्मश्री होता है। तो देखिए बच्चे, इन पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या खास रहा है इस बार। ठीक है, तो आपको एक तो टोटल नंबर ऑफ जो अवॉर्डी हैं, टोटल जो विजेता है उनका नंबर याद रखना है। इस बार जो है आपका कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, 132। अब 132 में से कौन कितना मिला है, तो देखिए बच्चे 132 में से 5 तो पद्म विभूषण मिले हैं, 5 लोगों को, और 17 जो है आपके पद्म भूषण मिले हैं। ठीक है, और 110 जो है आपके पद्मश्री मिले हैं। याद रखना है इस आंकड़े को। ठीक है, टोटल मिला करके आपके 132 हो रहे हैं, 132 हो रहे हैं। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि इन 132 लोगों में से जो है महिलाएं कितनी है, महिलाएं हैं आपकी 30 महिलाएं हैं 132 लोगों में से। ठीक है, इतना याद रखना। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है बच्चे कि ये जो पुरस्कार हैं ये कब शुरू हुए थे और कौन कौन से साल में पुरस्कार नहीं दिए गए थे। तो याद रखना, पद्म पुरस्कारों की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। ठीक है, और ये जो है कब कब नहीं दिए गए थे, तो 1978 में नहीं दिया गया था, 1979 में नहीं दिया गया था, 1993 में नहीं दिया गया था। ठीक है, और 1997 में भी आपका ये नहीं दिया गया था। तो ये जो आपके इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसके बारे में याद रखनी है कि इस बार जो 2024 के पद्म पुरस्कार रहे वो किस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट रहे, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि इनकी शुरुआत कब हुई थी और ये कब कब नहीं दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि विजेता कौन है। इस बार जो है आपका किन किन लोगों को मिला है। तो बच्चे, जो पद्म विभूषण होता है ना, पद्म विभूषण जो है आपका ये भारत रत्न के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत रत्न भी आपका जो है 2024 में आपको याद रखना है। इस बार 2024 में जो भारत रत्न के विजेता हैं वो हैं आपके श्री कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, याद रखना बच्चे, ये बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनका जो है इन्हें जो है आपका ये मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, याद रखना, इनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब भारत रत्न के बाद जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है, आपका पद्म विभूषण है। इस बार जो है आपका 5 लोगों को दिया गया है। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी। देखिए बच्चे, एम वेंकैया नायडू जी, इन्हें मिला है। ठीक है, दूसरा जो मिला है वो मिला है अभिनेता चिरंजीवी को, अभिनेत्री वैजयंती माला बाली को। ठीक है, तो 2 जो है आपका ऐसे पर्सन है, ऐसे लोग हैं जिन्हें की सिनेमा के क्षेत्र से दिया गया है। तो अभिनेता चिरंजीवी हो गए, ठीक है, और अभिनेत्री हो गई आपकी वैजयंती माला बाली, इन्हें मिला है। उसके बाद में जो है एक भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है, इनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। यहाँ पे देखिए बच्चे, पद्मा सुब्रमण्यम जी को भी दिया गया है इस बार। दूसरा जो नाम है आपका, जो लास्ट नाम है, अंतिम नाम है, वो है विंदेश्वर पाठक का। इनका क्षेत्र कौन सा है, इनका क्षेत्र है आपका सोशल
वर्कर, ठीक है, ये जो है आपका समाज सेवक थे बच्चे, और 2023 में इनका निधन भी हुआ है। इन्हें जाना जाता है आपका सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक के रूप में। इन्हें जो है आपका मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, इनके डेथ के बाद ये पुरस्कार मिला है। तो टोटल जो आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं 2 3 4 5, टोटल 5 लोगों को दिया गया है। तो पांचों का नाम आपको याद रखना है और पांचों का क्षेत्र याद रखना है कम से कम, ठीक है, क्योंकि बच्चे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पद्म विभूषण जो है आपका भारत रत्न के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इनका नाम आपको याद रखना ही रखना है। और हर पर्सनैलिटी का फील्ड आपको पता होना चाहिए कि किस पर्सनैलिटी को कौन से क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राजनीतिज्ञ आएगा आपका, ठीक है, चिरंजीवी अभिनेता, और उसके अलावा वैजयंती माला जी, इनका जो है अभिनेत्री आएगा, ठीक है, और पद्मा सुब्रमण्यम जी का आएगा भरतनाट्यम नृत्यांगना, और विंदेश्वर पाठक जी का आएगा आपका समाज सेवक, ठीक है। तो हर किसी का फील्ड भी आपको याद रखना है। 2024 का पद्म विभूषण जो है दिया गया है। अब आते हैं हम पद्म भूषण पे। अब पद्म भूषण बच्चे क्या है, 17 लोगों को दिया है। तो क्या पूरे के पूरे 17 लोग आपको याद रखने हैं? नहीं रखने हैं, ठीक है, और ना ही पूछे जाते हैं। इनमें से वो पर्सनैलिटीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जिन्हें हम आमतौर पर जो है फिल्मों के माध्यम से या फिर किसी चर्चाओं में रहते हैं, ठीक है, या बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, उन्हें अगर हम लोग बहुत फेमिलियर है उन नामों के साथ में, वही पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बच्चे, जब हम तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो हम एक चीज़ जो है बहुत बेसिक्स में याद रखते हैं कि किस स्टेट का सीएम कौन है और किस स्टेट का राज्यपाल कौन है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है ना हमारे लिए ये, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले यही रटाया जाता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। बहुत बेसिक सी चीज़ हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चे, आपको एक नाम याद रखना है जो कि उत्तर प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, और इनका नाम क्या है, राम नाईक। आप लोगों ने भी कभी सुना होगा। तो बच्चे, राम नाईक, इनका क्षेत्र कौन सा है, राजनीतिक है, राजनीति से है, और इन्हें जो है आपका ये पुरस्कार यानी कि पद्म भूषण दिया गया है। अब पूरे 17 लोगों के नाम तो आपको नहीं रटने हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ कम से कम उनका नाम याद रखना, ठीक है। तो पहला नाम है राम नाईक जी का, राजनीति जो है इनका क्षेत्र है। दूसरा नाम जो है आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, इन्हें भी मिला है आपका पद्म भूषण। उसके अलावा जो है सिंगर, ये गायिका हैं, इनका नाम है उषा उत्तुप। आप लोगों ने इनके गाने अगर सुने हो, ठीक है, तो उषा उत्तुप जी है जो है, इन्हें मिला है आपका पद्म विभूषण, ठीक है। उसके अलावा बच्चे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत काम किया है। इनका जो डियो है ये बहुत फेमस है, हम इन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से जानते हैं। 2 लोग हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो इस जोड़ी में से जो है, जो प्यारेलाल शर्मा है, उन्हें दिया गया है, ठीक है। तो प्यारेलाल शर्मा ये जो है आपके हिंदुस्तानी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती ये अभिनेता हैं, उषा उत्तुप जी ये गायिका हैं, और इसके अलावा राम नाईक जी ये जो है आपके राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। इतने नाम जो है आपको याद रखना है। और इसमें एक और नाम है, वो है बच्चे आपका फातिमा बीवी का, ठीक है। एक प्रश्न आता है आपका स्टैटिक में कि उस महिला का नाम बताइए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो कि जज बनी थी, सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला का नाम बताइए। उसमें आंसर आता है आपका फातिमा बीवी, ठीक है। तो बच्चे, उन्हीं फातिमा बीवी को 2024 में पद्म भूषण दिया गया है। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। अभी 2023 में ही इनका देहांत हुआ है, तो थोड़ा सा नाम याद रखना। जो पोस्ट्यूमसली वाले हैं और जिनकी रिसेंट डेथ हुई है ना, जैसे बिंदेश्वर पाठक मैंने आपको बताया, इनका भी निधन जो है हाल ही में हुआ है, ठीक है। सेम वैसे ही है आपके फातिमा बीवी जी, इनका भी निधन अभी 2023 में हुआ है। तो इन्हें भी जो है आपका 2024 के लिए पद्म भूषण दिया गया है। लेकिन दोनों में अंतर है, विंदेश्वर पाठक जी को पद्म विभूषण मिला है और फातिमा बीवी को आपका पद्म भूषण मिला है, ठीक है। तो पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है। पूरे के पूरे नाम आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ जिनका नाम, उनका नाम याद रखिएगा। और आगे आने वाले जो भी हमारे सेशन होंगे, रिवीजन होगा बच्चे, उसमें जो आपके और नाम आएंगे वो आपको याद करने हैं बस, ठीक है। चलिए फिर, अब हो गया आपका पद्म भूषण। अब आता है आपका अंतिम पद्मश्री। पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? 110 लोगों को मिला है, ठीक है। 110 लोगों को मिला है, और 110 लोगों की लिस्ट याद नहीं करनी है आपको, ठीक है। देखिए, अभी क्या एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी आपके एग्ज़ाम है ना, उसमें पद्मश्री जो विजेता हैं उन्हें ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ज़्यादा पूछा जा रहा है। और ख़ास करके उन लोगों को जिनका संबंध कला क्षेत्र से है, जिनका संबंध किसी शास्त्रीय नृत्य से है, जिनका संबंध जो है आपका किसी लोक गायिका हैं या फिर लोक नृत्य से रिलेटेड जो कलाकार होते हैं, उन्हें अगर पद्मश्री मिला है तो उनका नाम बच्चे बहुत पूछा जाता है। तो एक तो कला क्षेत्र के लोग हो गए, और दूसरे हो गए आपके स्पोर्ट्समैन, जिनका
इनका क्षेत्र खेल से है, स्पोर्ट्स से है, ठीक है। तो जो 110 लोग हैं, 110 लोगों में से सबसे पहले हम खिलाड़ियों को देख लेते हैं कि किस किस खिलाड़ी को दिया गया है पद्मश्री 2024 में, ठीक है। तो 7 खिलाड़ी हैं बचे इस बार जिन्हें कि पद्मश्री दिया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला नाम है आपका रोहन बोपन्ना। अब क्या है कि इनके बारे में ये याद रखना ज़रूरी नहीं है कि इन्हें पद्मश्री मिला है, इनका नाम याद रखना ज़रूरी है और दूसरा इनका खेल याद रखना जरूरी है बच्चे, ठीक है, कि कौन सा खेल जो है ये खेल रहे हैं। रोहन बोपन्ना का संबंध किस चीज़ से है? टेनिस से है। आज तो इनसे रिलेटेड जो है आपके 2-3 न्यूज़ हैं, तो नाम आपको याद हो ही जाएगा आज ही के सेशन में, ठीक है। रोहन बोपन्ना को टेनिस के लिए मिला है। जोशना चिनप्पा जो है आपकी ये सीनियर खिलाड़ी हैं और कौन सा खेल खेलती हैं? ये भारत के लिए स्क्वैश खेलती हैं। क्या खेलती हैं? स्क्वैश खेलती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका हॉकी प्लेयर, हॉकी खेलते हैं, इनका नाम है हरविंदर सिंह, ठीक है। और ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अगला नाम मैं लेने वाली हूँ ये है आपका उदय देश पांडे, ठीक है। उदय देश पांडे का संबंध किस चीज़ से है? ये बच्चे मलखम्ब, आप लोगों ने मलखम्ब, ये आप कह सकते हैं कि भारत का जो मार्शल आर्ट है ना उसका एक फॉर्म है बच्चे, ठीक है। इस तरीके से खंबे पे चढ़ करके जो है खिलाड़ी के द्वारा, जो प्रैक्टिशनर होता है उसके द्वारा जो है कुछ करतम्ब दिखाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका साउथ इंडिया के जो स्टेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इनका नाम, उदय देश पांडे इनका नाम है। और खेल या फिर इनका जो गेम है वो है आपका मलखम्ब। उसके बाद है आपका पूर्णिमा महातो। पूर्णिमा महातो का जो संबंध है वो है निशानेबाजी से, निशानेबाजी। उसके बाद जो है अगला नाम है गौरव खन्ना का। ये खिलाड़ी नहीं है, ये कोच है, ठीक है। कौन से खेल के कोच हैं बच्चे? ये पैरा बैडमिंटन के कोच हैं, पैरा बैडमिंटन के कोच हैं। पैरा बैडमिंटन का मतलब क्या होता है बच्चे? पैरा बैडमिंटन या पैरा खेल जो होते हैं ना उनमें वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जो कि दिव्यांगजन है, ठीक है। वो जो आपका स्पेशली एबल्ड जो इंसान होता है, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके द्वारा जो भी खेल खेला जाता है उसमें आपका पैरा ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो पैरा बैडमिंटन के कोच हैं गौरव खन्ना, इन्हें भी मिला है। दूसरा जो आपका नाम आता है वो आता है पैरा स्विमर। ये जो है स्विमर है, मतलब कि तैराक है लेकिन पैरा स्विमर है, ठीक है, दिव्यांगजन है। इनका नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया, सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो ये 7 खिलाड़ी हैं बच्चे जिन्हें कि 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, ठीक है। और ये आपकी ऐसी न्यूज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूरे साल भर जो है इससे क्वेश्चन आएंगे अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। ये आपके सारे साल भर के लिए हो जाती है। इसका ऐसा नहीं है कि अभी जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो एग्जाम होगी वहीं पे पूछा जाएगा। अब जो है 2024 का अवार्ड यहाँ पे अनाउंस हो चुके हैं, जब तक 2025 के पुरस्कार दोबारा से अनाउंस नहीं हो जाते तब तक आपके सारे के सारे लोग जो है इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि नॉन टेक वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा या फिर टेक्निकल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये टॉपिक ऐसा है ना, ये सब जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जो जो खिलाड़ी मैंने बताए हैं, जो जो पर्सन्स आपको बताए हैं, उन्हें आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है आपका रिपब्लिक डे से। 26 जनवरी को जो आपकी परेड होती है बच्चे, 26 जनवरी को क्या आता है भारत में? गणतंत्र दिवस आता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू होता है। हर दिन हर साल जो है ये आपकी परेड होती है। इस बार जो आपकी 26 जनवरी की परेड हुई है वो कौन से नंबर की है? नंबर याद रखना, ये है आपका 75th, ठीक है, 75वीं नंबर की जो है ये 26 जनवरी की परेड है, ठीक है, 75वीं नंबर की है। अब इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? देखिए, इस बार की जो गणतंत्र दिवस परेड है ना वो आपकी शुरू हुई थी। शुरू जो है इस बार क्या है, पहले तो इस बार की थीम देख लीजिए, इसीलिए आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं के ऊपर ही क्यों फोकस किया जा रहा है। तो इस बार की जो गणतंत्र दिवस की थीम थी वो ड्यूअल थीम थी, 2 थीम थी। एक थीम तो आपकी विकसित भारत थी, ठीक है, और दूसरी जो थीम थी वो थी आपकी भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, भारत लोकतंत्र की मातृका, ये जो है इस बार की थीम थी। अब आता है आपका इस कार्यक्रम में किसे जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया? तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया इमैनुअल मैक्रोन को, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन कौन है बच्चे? ये जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति को यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। दूसरा क्या है कि सबसे पहली, मतलब जब झांकी निकलती है 26 जनवरी की, तो जो सबसे पहली झांकी थी या फिर झांकियों का जो शुभारंभ हुआ है वो किया गया आह्वान बैंड के प्रदर्शन के साथ। अब आह्वान बैंड क्या है? आह्वान बैंड में स्पेशल क्या है? तो यहाँ पे बच्चे आपको आह्वान बैंड दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बल्कि कहिए इस बैंड में सिर्फ महिलाएं थी, ठीक है। और महिलाओं के द्वारा भारत के जो शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट है, जो शास्त्रीय वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि आपका शंख हो गया, नादस्वरम हो गया, नागदा हो गया, इनका प्रदर्शन जो है इन महिलाओं ने किया, ठीक है। तो ये जो महिलाओं का बैंड है बच्चे, इनके द्वारा इस बार की जो 26 जनवरी की परेड थी उसका आयोजन किया गया, ठीक है, उसका जो है शुभारंभ किया गया, इन्होंने जो है स्टार्ट किया, उसके बाद से जो है आपकी पूरी झांकी दिखाई गई, ठीक है, ये याद रखना।
उसके अलावा इस बार जो है आपका 26 जनवरी की झांकी में क्या स्पेशल था, इस बार बच्चे आपका जो भारत में पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से बनाया गया जो हल्का लड़ाकू विमान है जिसका नाम है तेजस, जिसका नाम है आपका LCA तेजस। तेजस किसने बनाया बच्चे, ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसे भी जो है यहाँ पे आपका प्रदर्शित किया गया। दूसरी एक और चीज़ जो है आकर्षण का केंद्र थी वो है आपका C-295 परिवहन विमान। ये C-295 परिवहन विमान क्या है, ये जो है इंडियन एयरफोर्स का है बच्चे, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने ये आपके परिवहन विमान खरीदे हैं। ये किससे खरीदे हैं हमने, ये खरीदे हमने एयरबस से। ये जो आपकी विमान है किसने बनाए हैं, इन्हें बनाया है एयरबस ने और इसे खरीदा है इंडियन एयरफोर्स ने। तो इन दोनों को जो है आपका पहली बार प्रदर्शन करने का मौका मिला हमारी 26 जनवरी की परेड में, ठीक है। इतने पॉइंट हो गए आपके, इतने पॉइंट याद रखना। दूसरा, इस बार जो है आपका 2 टुकड़ियां बचे ऐसी थी जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी थी, ठीक है। तो उन्हें भी याद रखना कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की तीनों जो महिला अधिकारियां थी, महिला अधिकारी हैं, जो महिला अधिकारी हैं इन तीनों सेनाओं में, उनकी जो है टुकड़ी के द्वारा यहाँ पे मार्च पास किया गया था, ठीक है। उसके बाद बचे जब आपकी गणतंत्र दिवस की झांकी निकाली जाती है उसके 2-3 दिन बाद जो है आपके रिजल्ट अनाउंस होते हैं। रिजल्ट किस चीज़ के, जो झांकी में प्रदर्शन करने वाले जो आपकी झांकियाँ होती हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा झांकियाँ लाई जाती हैं, अलग अलग सेना के द्वारा मार्च पास किया जाता है, अलग अलग स्टेट के द्वारा जो है झांकियाँ लाई जाती हैं, तो इन सभी को जो है पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। अब ये पुरस्कार भी आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो पुरस्कार हैं ये 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी जो है वो जज के द्वारा चुनी जाती है, जो निर्णायक मंडली होती है उनके द्वारा चुनी जाते हैं, और दूसरे जो आपके अवार्ड आते हैं, दूसरे जो रिजल्ट आते हैं वो लोगों की वोटिंग के आधार पे आते हैं, ठीक है। तो 2 कैटेगरी बनती है बच्चे, एक तो जजेस की चॉइस की और दूसरी कैटेगरी बनती है आपकी पीपल्स चॉइस की, लोगों को क्या पसंद है और जज को क्या पसंद है, ठीक है। तो उन्हीं दोनों कैटेगरी में हम देखेंगे सबसे अच्छी राज्य की झांकी कौन सी है, सबसे अच्छी मंत्रालय की झांकी कौन सी है, ठीक है। देखिए, तो पहला आपको पढ़ना है सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय की झांकी, ठीक है। अब सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय की झांकी में जो निर्णायकों को, जो जजेस को पसंद आई बच्चे, वो थी आपकी संस्कृति मंत्रालय की झांकी, ठीक है। और जो लोगों को पसंद आई वो थी आपकी गृह मंत्रालय की झांकी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो जजेस को पसंद आई वो संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आई वो थी आपके गृह मंत्रालय की झांकी, ठीक है। अब आते हैं स्टेट पे, राज्य की किसकी, कौन से राज्य की झांकी सबसे सुंदर थी। तो बच्चे अगर हम जजेस की बात करें तो सबसे सुंदर उड़ीसा राज्य की झांकी थी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना उड़ीसा की झांकी है, सबसे सुंदर उड़ीसा की झांकी थी। और अगर हम लोगों की बात करें, पीपल्स चॉइस की बात करें, तो गुजरात की झांकी सबसे सुंदर थी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जज आपका उड़ीसा पहले नंबर पे था और अकॉर्डिंग टू पीपल आपका गुजरात पहले नंबर पे था, ठीक है। तो उड़ीसा को थोड़ा सा याद रखना कि उड़ीसा की जो झांकी थी इसका उद्देश्य, इसका थीम क्या था, ठीक है। हर किसी की झांकी का बच्चे एक विषय होता है, ठीक है। अपनी यहाँ के चीज़ को दर्शाना होता है, कोई अपनी संस्कृति को दर्शाता है, कोई अलग सा थीम रखता है। तो उड़ीसा की जो थीम थी वो थी आपकी महिला सशक्तिकरण, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट। उसके अलावा अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात ने जो है आपका धोडो जो है गुजरात में एक गांव है बच्चे, जिसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा, UN के द्वारा बेस्ट पर्यटन विलेज का जो है पुरस्कार दिया गया था, बेस्ट टूरिस्ट विलेज का पुरस्कार दिया गया था। तो इनकी झांकी में जो है धोडो को ही प्रदर्शित किया गया था। धोडो जो है यहाँ पे आपका गाँव है, ठीक है। धोडो गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक, ठीक है। ये जो है इनकी थीम थी। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि मंत्रालय की, कौन से मंत्रालय की सबसे सुंदर झांकी थी और कौन से राज्य की सबसे सुंदर झांकी थी, और ये भी आपका 2 के अनुसार, एक आपका जजेस के अनुसार और दूसरा जो है आपका लोगों के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे गणतंत्र दिवस की परेड की जो अगला पुरस्कार है वो आता है आपका सबसे अच्छा मार्च पास किसने किया, ठीक है। सबसे अच्छा मार्च पास किसने किया, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट। तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट में भी आपका 2 कैटेगरी आती हैं बच्चे। जो पहली कैटेगरी है वो तो आपका तीनों सेनाओं में से है, ठीक है। सेनाओं में से किसकी बटालियन ने, कौन से रेजिमेंट ने जो है सबसे अच्छा मार्च पास किया। तो इसमें अगर हम देखें तीनों सेनाओं में से, तो सिख रेजिमेंट, तीनों सेनाओं में से देखे बच्चे तो सिख रेजिमेंट की जो टुकड़ी है उन्हें जो है आपका जजेस के द्वारा जो है आपका सर्वश्रेष्ठ कंटिजेंट बताया गया, ठीक है। और अगर हम
पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बलों की बात करें बच्चे, तो दिल्ली पुलिस महिला मार्चिंग दल को, दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग दल को जो है आपका जजेस के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बताया गया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम सार्वजनिक पसंद की बात करें, मतलब लोगों की अगर पसंद की बात करें, तो लोगों ने बच्चे तीनों सेनाओं में से चुना है किसे, इन्होंने चुना है राजपूताना राइफल्स। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये राजपूताना राइफल्स की मार्च पास थी, टीम थी, और ये जो है आपका सिख रेजिमेंट की है। ठीक है, तो जजेस के अकॉर्डिंग तो तीनों सेनाओं में से आपका सिख रेजिमेंट की टुकड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और लोगों के अनुसार जो है आपका तीनों सेनाओं में से राजपूताना राइफल्स के सैनिकों के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। ठीक है, और अगर हम सहायक दलों की बात करें, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें लोगों की चॉइस में, तो उन्होंने बच्चे सीआरपीएफ की महिला मार्चिंग दल, ठीक है, सीआरपीएफ की महिला मार्चिंग दल को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो यहाँ पे भी दो कैटेगरी हो गई, यहाँ पे आपका जजेस को क्या पसंद आया और लोगों को क्या पसंद आया। ठीक है, लेकिन जो आपको पूछा जा रहा है बच्चे वो तीनों सेनाओं में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं में से याद रखना, तीनों सेनाओं में से जो जजेस हैं, जजेस को पसंद आया निर्णायक मंडली को पसंद आया सिख रेजिमेंट का, और लोगों को पसंद आया आपका राजपूताना राइफल्स का। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो 3 प्रकार की जो है अवार्ड मैंने आपको बता दिए हैं 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से। अब आपके लिए जो आगे एमसीक्यूज आएंगे ना वो बहुत आसान से होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से जो है मैंने एमसीक्यूज भी दिए हैं। ठीक है, यहीं पे याद भी हो जाएगा चीज़ें। अब देखिए अगली जो आपकी न्यूज़ है बच्चे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, इस साल का टेनिस का जो पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये इस बार बच्चे इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा रहा, मतलब यहाँ पे एक भारतीय खिलाड़ी के द्वारा ग्रैंड स्लैम जीता गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या याद रखना है। एक तो मेंस सिंगल याद रखना, जो पुरुषों का जो एकल का खिताब होता है वो जीता है इटली के खिलाड़ी ने। इटली के खिलाड़ी का नाम क्या है, जानिक सिनर। ठीक है, इनका नाम क्या है, जानिक सिनर नाम है इनका। महिलाओं में किसने जीता है, महिला एकल का खिताब जीता है आरियाना सवालेंका ने। ये कहाँ की खिलाड़ी है, ये है बेलारूस की खिलाड़ी। ठीक है, उसके बाद जो आपको और हमें याद रखना है, और इन्होंने जो है भारत को प्राउड भी करवाया है, रोहन बोपन्ना बच्चे। और रोहन बोपन्ना इंडिया की खिलाड़ी हैं। अभी आपने इन्हें कहाँ पढ़ा है, इन्हें 2024 में पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना ने अपनी साथी के साथ में मेंस डबल्स का जो खिताब होता है वो अपने नाम किया है, और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया बच्चे। रिकॉर्ड क्या बनाया इन्होंने सबसे उम्र, ये जो है दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने कि कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। कितने साल के होंगे ये हैं बच्चे आपके 43 साल के। ठीक है, 43 साल के हैं रोहन बोपन्ना, और उन्होंने इस उम्र में जो है आपका ग्रैंड स्लैम जीता है। लेकिन कौन सा वाला, इन्होंने जीता है आपका मेंस डबल्स का। ठीक है, यहाँ पे जो आपका टेनिस होता है वहाँ पे आपकी अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग इवेंट होता है। एक में आपका एक ही खिलाड़ी खेलता है, पुरुष के साथ खेल रहा है तो उसे कहा जाएगा आपका मैन सिंगल। ठीक है, महिला अगर महिला के साथ खेल रही है तो उसे कहा जाएगा वुमेन सिंगल। ठीक है, अगर एक महिला एक महिले के साथ खेल रही है, अगर 2 महिलाएं हैं 2 महिलाओं के साथ खेल रही हैं तो उसे कहा जाएगा वुमेन्स का डबल। ठीक है, अगर 2 पुरुष हैं 2 पुरुषों के साथ खेल रहे तो उसे कहा जाएगा आपका मेंस का डबल। तो वही बचे मेंस का डबल्स में ही जो है इन्होंने अपने खिलाड़ी, अपने साथी खिलाड़ी, इनके साथी कौन है, इनके जोड़ीदार हैं, ये हैं, इनका नाम क्या है, मैथ्यू एब्डन। और मैथ्यू एब्डन कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के बच्चे 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। और रोहन बोपन्ना ने तो रिकॉर्ड भी बना दिया है, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। ठीक है, तो इनके नाम पे जो रिकॉर्ड है और इन्होंने जो जीता है वो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला भी पुरस्कार से रिलेटेड ही है। इस बार जो आपके फिल्म फेयर अवार्ड है बच्चे उनकी घोषणा हो चुकी है। 69 फिल्म फेयर पुरस्कार, ये जो आपकी सेरेमनी हुई थी ये गुजरात में हुई, और यहाँ पे जो है आपके बहुत जो बेसिक इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती है ना वो आपको याद रखनी है। अब देखिए ये भी आपका 26 जनवरी के जैसे ही है, यहाँ पे भी आपकी 2 कैटेगरी होती है बच्चे। 2 कैटेगरी मतलब 2 चॉइसेस के आधार पे जो है पुरस्कार दिया जाता है। एक चॉइस होती है लोगों की और दूसरी चॉइस होती है आपकी निर्णायक मंडली की, जिन्हें क्रिटिक्स कहा जाता है, आलोचक कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को सिर्फ 2 कैटेगरी याद रखनी है, और लोगों की चॉइस में तो आपको जो टॉप की 4 कैटेगरीज होती हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले लोगों की चॉइस देखते हैं, क्योंकि वही जो है आपका सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती है। तो बच्चे लोगों ने इस साल जो 2024 की जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार गया है वो गया है 12th फेल को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे गया है, 12th फेल को गया है। जो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है वो मिला है विदु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने 12th फेल बनाई है। ठीक है, जिनकी 12th फेल फिल्म है इन्होंने ये डायरेक्ट की है, तो इन्हें जो है आपका बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया है। उसके बाद आता है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है आपका रणबीर कपूर को। कौन सी फिल्म के लिए इन्हें मिला है,
एनिमल के लिए। उसके बाद आता है आपका बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल फीमेल, महिलाओं की अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो मिला है आलिया भट्ट को। कौन से फिल्म के लिए? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, ठीक है। और दूसरा और अंतिम जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपका फिल्म निर्माता निर्देशक डेविड धवन को, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब ये तो लोगों की चॉइस हो गई। अब आता है क्रिटिक्स को क्या पसंद आया। तो बच्चे क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग इस साल के जो सबसे बेहतरीन फिल्म रही, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही, वो रही आपकी जोरम, ठीक है। जोरम सबसे बेहतरीन फिल्म रही इनके अकॉर्डिंग। और अभिनेता एक आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है विक्रांत मैसी को, ठीक है। विक्रांत मैसी वही है बच्चे जिन्होंने कि 12th फेल में लीड रोल किया था, ठीक है। तो 12th फेल में जो है जो लीड रोल ये रहे विक्रांत मैसी। तो 12th फेल में जो है इन्होंने लीड रोल किया था। 12th फेल के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है क्रिटिक्स के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है इस साल का हो गया आपका 69 फिल्म फेयर पुरस्कार। अब अगला जो है एक रैंकिंग है। रैंकिंग बच्चे किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है आपका भ्रष्टाचार से रिलेटेड, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है आपका हर साल या फिर एक साल छोड़ करके ये क्या करते हैं, सब देशों में देखते हैं कि कहाँ पर कितना भ्रष्टाचार है, ठीक है। और उसके आधार पर देशों को रैंक किया जाता है। फिर जो है भारत की रैंक आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस बार भारत की रैंक क्या हुई है बच्चे? भारत का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा सा गिरा है। पिछली बार 2022 में भारत का जो रैंक था वो था आपका 85th, ठीक है। 85वीं रैंकिंग थी पिछली बार भारत की। इस बार जो है भारत पीछे गया है और भारत की रैंकिंग हुई है आपकी 93, ठीक है, 93 नंबर पर गया है। और इस रैंकिंग में जो सबसे ऊपर जो कंट्री है ना वो है आपका डेनमार्क, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डेनमार्क जो है आपका यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाले लोग पाए जाते हैं, ठीक है। डेनमार्क हो गया आपका, फिनलैंड हो गया आपका, न्यूजीलैंड हो गया आपका, जापान हो गया आपका, सिंगापुर हो गया, ये सारे के सारे देश जो है आपके टॉप में है, ठीक है। भारत कहाँ पे है? भारत जो है आपका, भारत के स्थान याद रखना 93rd पोजीशन मिली है इंडिया को। उसके अलावा बच्चे आप सोचेंगे कि इसका उल्टा भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोग होते कहाँ पे हैं। ये तो आपके साफ सुथरे देश हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं सोमालिया के, ठीक है। भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है। और 180 देशों में बच्चे आपका सर्वे किया गया था। 180 देश में से 180वां जो स्थान है, लास्ट स्थान, वो है आपका सोमालिया का। सोमालिया जो देश है आपका ये है अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में है, अफ्रीका में है आपका सोमालिया कंट्री। और सोमालिया कंट्री की जो आपकी कैपिटल है वो है मोगादिशु, ठीक है, मोगादिशु। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो ये भी आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इंडिया की रैंक। इंडिया की रैंक याद रखना बच्चे कि भारत के जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार के मामलों में दुनिया के 180 लोगों में से कौन से स्थान पे है? 93 पोजीशन पे है, 93rd पोजीशन पे है। अगला है आपका अपॉइंटमेंट, नियुक्ति आपको याद रखनी है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्राई, इसे शॉर्टकट में ट्राई कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म जो है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है ना, चाहे आपका BSNL हो गया, चाहे आपका एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, इन सभी को जो है आपका रेगुलेट करने का काम कौन करता है बच्चे? ट्राई करता है, ठीक है। तो ट्राई जो है आपका, ट्राई के अध्यक्ष जो है आपके नियुक्त हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये ट्राई, ठीक है। ट्राई क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही इंपॉर्टेंट है तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे ट्राई के नए अध्यक्ष और CEO पद के रूप में चुना गया है किसे? अनिल कुमार लाहोटी जी को, ठीक है। अनिल कुमार लाहोटी जो है रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे, इन्हें जो है अब ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम ट्राई की बात करें तो ये आपका 1997 की संस्था है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इनका नाम याद रखना, अनिल कुमार लाहोटी साहब, ठीक है। अगला जो आपका न्यूज़ है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, जो आर्द्र भूमि है, पहले तो शब्द को समझ लेते हैं। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? एक शब्द होता है आपका वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को हिंदी में कहा जाता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का मतलब क्या है? आपने आर्द्र भूमि को समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसी भूमि है, आर्द्र भूमि का मतलब क्या है? एक ऐसी भूमि है जहाँ पे कि बहुत सारी नमी है, जहाँ पे आपका कीचड़ है, जहाँ पे आपकी पानी भी है, जहाँ पे आपका मिट्टी भी है। पानी और मिट्टी का मिक्सचर जो है आपका वहाँ पे है, ठीक है। तो अधिकतर ये चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलती होंगी? आपने देखा होगा
होगा कि कुछ झीलें ऐसी होती हैं बच्चे जिनमें बरसात के मौसम में जो है आपको बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, मतलब प्रॉपर वो आपकी झील बन जाती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में या फिर बाकी सीजन में जो है आपका वो एक दलदला क्षेत्र बना रहता है। तो उस प्रकार की जो आपकी भूमियाँ होती हैं, झील होती हैं, उन्हें आर्द्र भूमि कहा जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए आपका रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, रामसर संधि हुई थी जिसपे कि बहुत सारे देशों के द्वारा साइन किए गए थे। अब रामसर समझौते के अंतर्गत क्या किया जाता है, दुनिया में ऐसे साइट को, ऐसी जगहों को जो है ढूंढ ढूंढ करके चिन्हित किया जाता है और फिर उन्हें जो है आपका संरक्षित किया जाता है। क्यों किया जाता है संरक्षित, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए बच्चे, हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो आर्द्र भूमियाँ होती है ना, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ मिल जाएंगी, विभिन्न प्रकार की यहाँ पे आपको पक्षी मिल जाएंगे, जीव जंतु मिल जाएंगे। तो ये आपका बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, ये लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार की भूमियों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इनके संरक्षण के लिए आपका रामसर संधि के अंतर्गत जो है आपका रामसर साइट जो है आपकी क्या की जाती हैं, चिन्हित की जाती हैं। तो वर्तमान में अभी तो न्यूज़ से पहले जो है आपका भारत में टोटल बचे 75 ऐसी जगह थी जिन्हें कि रामसर साइट के रूप में क्या किया गया है, रामसर साइट का स्टेटस प्रदान किया गया है। ठीक है, अभी तक कितनी थी, टोटल 75 साइट थी भारत में रामसर साइट। अब जो है बच्चे अभी आपका 2 फरवरी को वेटलैंड ये वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसी दिन के अवसर पर जो है, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इन्होंने जो है आपको एक ट्वीट करके एक इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे देश में जो रामसर साइटों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो अभी तक 75 थी, 75 में कितनी बढ़ी है, 75 में बच्चे इन्होंने 5 और ऐड कर दी हैं, तो अब टोटल कितनी हो जाती हैं, अब हो गई हैं आपकी 80 हो गई है अब आपकी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है कि 80 अब जो है भारत में टोटल रामसर साइट हैं। ठीक है, और 80 में से अब कौन सी वाली याद रखनी, क्योंकि 80 तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्या पूरी की पूरी याद रखनी नहीं, जो अभी लेटेस्ट आपकी ऐड हुई ना उन्हें याद रखना। लेटेस्ट देखते हैं कौन कौन सी ऐड हुई हैं। तो बच्चे देखिए 3 तो ऐसी हैं जो कि कर्नाटका से हैं, कौन कौन सी है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटका की है, अग्नाशिनी मुहाना, ये भी कर्नाटका का है, और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटका का है। तो 3 जगह जो है आपकी कर्नाटका की जो है शामिल हुई है और 2 जगह जो है आपकी तमिलनाडु की शामिल हुई है। तमिलनाडु की कौन कौन सी है, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, लॉन्गवुड शोला रिजर्व। ठीक है, ये 2 जगह जो है आपकी कहाँ की है, ये 2 जगह आपकी तमिलनाडु की है। और तमिलनाडु ने बच्चे एक और रिकॉर्ड भी बना दिया है, क्योंकि कोई ना कोई आर्द्र भूमि किसी न किसी राज्य में होती है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के द्वारा इस बार रिकॉर्ड बना दिया गया है कि सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखना इन 2 साइट के यहाँ पे ऐड होने के बाद में जो सबसे ज़्यादा रामसर साइटों वाला जो राज्य बन गया है वो है आपका तमिलनाडु। यहाँ पे टोटल कितनी रामसर साइट है, तो बच्चे जो 80 पूरे भारतवर्ष में जो 80 रामसर साइट हैं, इनमें से 16 रामसर साइट जो है अकेले कहाँ पे हैं, अकेले तमिलनाडु में हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो 2 आपकी जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कर्नाटका से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन सी, एक कराईवेटी पक्षी अभयारण्य है, एक आपका लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 है। ठीक है, इन दोनों को शामिल किया गया है रामसर साइट में। अगला देखते हैं हम, अगला है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बच्चे ये समाप्त हो गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन इस बार तमिलनाडु में किया गया था। तमिलनाडु के 4 शहरों में इनका आयोजन हुआ था, चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर, 4 जगह हुआ था। 4 जगह की नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तमिलनाडु याद रखिएगा कि तमिलनाडु में हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका एक टीम है जो लगातार चौथी बार जो है सर्वश्रेष्ठ जो पदक तालिका होती है, पदक तालिका में पहले नंबर पे है। कौन सी टीम है बच्चे, कौन से राज्य की टीम है, महाराष्ट्र की टीम। ठीक है, तो महाराष्ट्र की टीम ने एक बार फिर से सबसे ज़्यादा पदक जीत करके KIYG का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का जो खिताब है वो फिर से महाराष्ट्र के पास चला गया है। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है इन खेलों में, आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कहाँ पे हुए थे, ये हुए थे आपके तमिलनाडु में। इन गेम्स का, इन खेलों का जो है शुभांकर क्या था, इन खेलों का शुभांकर था वीरा मंगाई। ठीक है, और इन्हें जीता किसने है, इन्हें जीता है महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो महाराष्ट्र के द्वारा ये आपका जीता गया और महाराष्ट्र का ये आपका चौथा खिताब है, याद रखना है इन्हें आपको। ठीक है, अगला आपका एक स्टेट से खबर आई है, स्टेट है आपका झारखंड। झारखंड में बच्चे थोड़ा सा पॉलिटिकल आपका उलटफेर हो गया है। क्या हुआ है यहाँ पे,
वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे, इनका नाम है हेमंत सोरेन जी। ठीक है, तो हेमंत सोरेन को जो है आपका ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया है। ईडी का मतलब क्या है? ईडी का मतलब है प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जो है इन पे करोड़ों के घोटाले का क्या कह सकते हैं, इल्ज़ाम लगाया गया, आरोप लगाया गया, और उसके बाद जो है इन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर दिया गया है। तो गिरफ्तार होने से पहले बच्चे इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ऐसा होता है ना, जो संवैधानिक पद पे अगर लोग हैं और उन पे जो है इस तरीके की अगर चीज़ हो जाए तो उन्हें अपने पद जो है छोड़ना होता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब झारखंड जो है बिना सीएम के तो रह नहीं सकता है, तो वहाँ पे जो है किसी नए व्यक्ति को नियुक्त करना आवश्यक हो जाता है। तो जो नए व्यक्ति यहाँ पे चुने गए हैं हेमंत सोरेन के बाद, जिन्हें नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनका नाम आपको याद रखना है, यह है आपका चंपई सोरेन। ठीक है, तो चंपई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है इनकी गिरफ्तारी के बाद में, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद में। और दोनों व्यक्ति हैं एक ही पार्टी से। इनका जो राजनीतिक दल है वो है आपका झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ये दोनों ही लोग जो हैं ये इसी पार्टी से आते हैं। और अब हेमंत सोरेन के बाद यहाँ पे बनाए गए हैं चंपई सोरेन। ठीक है, तो जो पुराने जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम भी याद रखना है, और जो नए बने बच्चे वो तो आप लोग को याद रखना ही है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम, वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना है चंपई सोरेन। ये बच्चे हेमंत सोरेन है। ठीक है, और ये जो है आपके चंपई सोरेन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे। बहुत जल्दी आप लोग कर लेंगे क्योंकि सारी अधिकतर न्यूज़ जो है मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सबसे पहले है आपका, निम्नलिखित सूची में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए, प्रश्न है आपका पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण नहीं है। तो पद्म भूषण में मैंने आपको बताया था टोटल कितने लोग थे, टोटल 17 लोग थे। 17 में से कुछ ही लोगों का मैंने आपको नाम बताया। उनमें से बचे कौन कौन से हैं? एक तो आपके बचे फातिमा बीवी हैं। ठीक है, फातिमा बीवी। ठीक है, और दूसरा जो है आपका कौन है पद्म भूषण में? दूसरे हैं आपके होरमुज जी एंड कामा। ठीक है, तो 3 और 4 मतलब ऑप्शन नंबर डी, इनको जो है आपका पद्म भूषण मिला है। और विजंती माला बाली को और पद्मा सुब्रमण्यम जी को इन्हें पद्म विभूषण मिला है, इन्हें मिला है विभूषण। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े अर्धसैनिक बल के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? ये है आपका सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। अगला है, निम्नलिखित सूची में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है। 5 में से चिरंजीवी हैं, बिल्कुल हैं, वेंकैया नायडू जी हैं, ये भी हैं, विंदेश्वर पाठक जी हैं, ये भी हैं। ठीक है, जो नहीं है मिथुन चक्रवर्ती, इन्हें जो है आपका भूषण दिया गया है, विभूषण नहीं, इन्हें भूषण मिला है। ठीक है, तो ये 1 2 3 कहाँ पे है? 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल 1 2 3 यानी कि चिरंजीवी को, वेंकैया नायडू जी को, विंदेश्वर पाठक जी को, इन तीनों को जो है आपका पद्म विभूषण दिया गया है। 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टोटल लोग हैं 110, 110। कृत्रिम, इसका नाम है कृत्रिम जो है आपका एक कंपनी है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, जैसे ओपन एआई है। जैसे ओपन एआई ने बच्चे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनी है। तो ये जो है आपका कृत्रिम एक एआई स्टार्टअप कंपनी है, अभी जो है ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसे बना हुआ। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि हाल ही में जो है इसने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। ये जो कंपनी है ये यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है, आपको ये बताना है कि किसकी कंपनी है, ये जो स्टार्टअप है, ये नया जो बिजनेस है, ये किसका है? ये है भाविश अग्रवाल का। ये ऐसे क्यों पूछा हुआ है किसका है? क्योंकि बच्चे भाविश अग्रवाल ऑलरेडी फेमस आदमी है। ठीक है, ये कौन है? ये आपने ओला कैब्स के बारे में सुना होगा। ओला जो है आपका एक टैक्सी सर्विस, कैब सर्विस कंपनी है। ठीक है, तो इसके मालिक हैं भाविश अग्रवाल, इसके सीईओ हैं। ठीक है, तो भाविश अग्रवाल के द्वारा ही जो है नई कंपनी बनाई गई थी कृत्रिम, जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेगी। ठीक है, तो ये जो है कंपनी अभी यूनिकॉर्न बन गई, तो उसके जो मालिक हैं वो जो है आपके मालामाल हो गए, मतलब कि अच्छा काम करें तो नाम याद रखना, इसके मालिक कौन है? भाविश अग्रवाल। साडा तांत्रिक जो है आपका, ये किन्हीं 2 देशों के बीच में होने वाली पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा ना उद्घाटन संस्करण, इनॉग्रल एडिशन का मतलब क्या है कि पहली बार होने जा रहा है। तो ये जो आपका पहली बार होने जा रहा है एक आर्मी एक्सरसाइज, ये होने जा रहा है आपका भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में, और होगा कहाँ पे? होगा आपका राजस्थान में। ठीक है,
राजस्थान में होगा, भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में। देखिए हाल ही में 43 वर्ष की आयु में ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है कौन है, ये है रोहन बोपन्ना। और रोहन बोपन्ना अपने साथी, इनके साथी का नाम भी याद रखना, इनके साथी का नाम है मैथ्यू एबडन। ठीक है, इनके साथ में मिलकर के जो है इन्होंने खिताब जीता है। किस बटालियन ने के एम करियप्पा ने कमान संभाली, जिससे कि वह बटालियन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बन गए थे? ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न हो जाता है बच्चे। जो जनरल के एम करियप्पा थे ना, ये हमारी इंडियन आर्मी के पहले प्रमुख थे। ठीक है, पहले प्रमुख थे, पहले फील्ड मार्शल थे। और आपको पता है कि हमारे देश आज़ाद होने के बाद, देश आज़ादी से पहले हमारी जो आर्मी थी, हमारी जो इंडियन नेवी थी, इंडियन एयरफोर्स, मतलब उस समय तो आपका कॉलोनियल सारी की सारी सेनाएं थी, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उनका प्रमुख भी कोई ना कोई ब्रिटिश ही रहा होगा, कोई ना कोई अंग्रेज ही रहा होगा। तो देश आज़ाद होने के बाद में जो ये सत्ता थी, जो आपका ब्रिटेन के अधिकारियों के पास है, जो है भारतीय लोगों के पास में आई थी, ये पहले जो है जनरल बने थे बच्चे। तो इंडियन एयरफोर्स के पहले जनरल बने थे, इनका नाम है जनरल के एम करियप्पा। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी बटालियन की कमान सबसे पहले संभाली थी? तो बटालियन का नाम आपको याद रखना है 4/16 पंजाब रेजिमेंट। ठीक है, 4/16 पंजाब रेजिमेंट की कमान इन्होंने संभाली थी। और जिस दिन इन्होंने जो है आपका फील्ड मार्शल के रूप में शपथ ली थी ना, वही दिन कौन सा है? ये 15 जनवरी। ठीक है, वही दिन जो है आज तक हमारे देश में नेशनल आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, 15 जनवरी 1949 को जो है हमारे देश के पहले भारतीय फील्ड मार्शल को जो है आपका हमारी भारतीय सेना की कमान सौंपी गई थी। उसी दिन उन्होंने शपथ ली थी और उसी दिन को भारत में क्या किया जाता है? भारतीय सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नाम भी याद रखना इनका नाम है जनरल के एम करियप्पा। ठीक है, और 15 जैन को याद रखना, 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है सेना दिवस। ठीक है, अगला है, किस समाचार पत्र को भारत के प्रथम समाचार पत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? देखिए भारत का जो पहला समाचार पत्र था, ये प्रकाशित हुआ था 29 जनवरी को। अभी आपको 29 जन गया है ना, तो 29 जनवरी 1780 को जो है आपका भारत का पहला जो समाचार पत्र है वो प्रकाशित हुआ था। इसका नाम क्या था? बस नाम ही आपको बताना है। ये आपको हिस्ट्री में भी बहुत बार प्रश्न पढ़ने को मिलेगा, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होगा। बंगाल गजट बच्चे। ठीक है, जेम्स हिक्की का, J.A. हिक्की का बंगाल गजट कौन सी भाषा का था? ये आपका अंग्रेजी भाषा का था समाचार पत्र। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रकाशित किया गया था? कलकत्ता में पहली बार प्रकाशित हुआ था। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। कब किया था? 1780 को किया था। ठीक है, बस इतना जो है इसके बारे में याद रखना। एक और चीज याद रखना, ये सिर्फ भारत का पहला नहीं था, ये बच्चे एशिया का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, प्रकाशित होने वाला एशिया का पहला समाचार पत्र। अगला है, समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए समुद्री शैवाल, आपने अगर समुद्र देखा है तो समुद्र में उगती हुई शैवालों को भी देखा होगा। ठीक है, तो बच्चे जो समुद्री शैवाल होती है ना, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसका जो है हमें बहुत फ़ायदा है, अलग अलग चीज़ों को बनाने में इसका फ़ायदा जो है इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसका खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंसान जो इसे खाते हैं। ठीक है, बहुत न्यूट्रिशियस माना जाता है इसे। दूसरा, इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स उर्वरकों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल गम्स और केमिकल्स, मतलब बहुत सारी ऐसे औद्योगिक केमिकल्स हैं जिन्हें बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब ये आपको टोटल मिला के याद रखना है कि समुद्री शैवाल जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चे? गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे से एक जगह में जो है आपका पहली बार राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेट आपको याद रखना है कौन सा है? गुजरात है, यहाँ पे सम्मेलन हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल पुरुष खिताब 2024 किसने जीता है? जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया है किसने जीता है। ये इटली के खिलाड़ी हैं और इनका नाम क्या है? ज़ैनिक सिनर है। अगला प्रश्न है, क्या कहेंगे इसे हिंदी में? 69 फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार बच्चे विधु विनोद चोपड़ा ने जीता है। कौन सी फिल्म के लिए? 12th फेल के लिए।
अगला पुरस्कार, अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन को शीर्ष नियोक्ता संस्थान के द्वारा भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में प्रमाणित किया गया है? शीर्ष नियोक्ता का मतलब समझ रहे हैं आप? ऐसी कंपनी या फिर ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना, भारत में शीर्ष नियोक्ता का जो सर्टिफिकेट मिला है वो किसे मिला है? एनटीपीसी को मिला है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी को मिला है, ठीक है। रूसोमा एक जगह का नाम है और इस जगह में जो है आपका ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो बच्चे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में। भारत में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की है? देखिए, सड़क सुरक्षा बल, अभी तक आप जो है अलग अलग प्रकार के बलों का नाम सुना होगा आपने, सीमा सुरक्षा बल सुना होगा, सशस्त्र सेना बल सुना होगा, ठीक है। आज से जो है एक नया नाम सुन लीजिए, इसका नाम है सड़क सुरक्षा बल। सड़क सुरक्षा बल मतलब एक ऐसा फोर्स है बच्चे, ये एक ऐसा फोर्स है जिसे बनाया गया है रोड सेफ्टी के लिए। जो लोग रोड पे चल रहे हैं उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए, उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है आपका ये देश की पहली फोर्स है। किसने बनाई है? ये बनाई है एक स्टेट ने। कौन सा स्टेट है? पंजाब बच्चे। पंजाब सरकार के द्वारा देश की पहली ऐसी फोर्स बनाई गई है जिसका नाम है सड़क सुरक्षा बल। और नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसका काम क्या है। इसका काम है सड़क पे चल रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। याद रखना, ये देश का पहला ऐसा राज्य है। दूसरा क्या याद रखना है यहाँ से? पंजाब के वर्तमान सीएम का नाम याद रखना, इनका नाम है भगवंत मान। आपकी पार्टी है यहाँ पे, ठीक है, आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, भगवंत मान। और यहाँ के जो गवर्नर है बच्चे, उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने FIH हॉकी महिला वर्ल्ड कप जीता है? अब ये इतना नहीं, यहाँ पे एक चीज़ कमी हो गई आपकी। ये देखिए 5S, मैंने आपको पहले भी बताया था, 5S FIH हॉकी वर्ल्ड कप। अब हॉकी वर्ल्ड कप नहीं है केवल ये आपका 5S हॉकी वर्ल्ड कप। आप पूछेंगे कि 5S हॉकी वर्ल्ड कप क्या हुआ? बच्चे 5S जो है आपका, 5S जो है आपका, वो जैसे क्रिकेट में जैसे बच्चे आपका T20 शॉर्ट फॉर्मेट होता है ना, T20 जो है ODI में 50 ओवर्स होते हैं, T20 में 20 ओवर का खेल होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जो है हमने क्या किया है, हॉकी को भी जो है शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अब जो है इसमें क्या है, इसमें आपका मैदान भी छोटा होगा, इसमें आपका जो है ड्यूरेशन भी कम होगा, इसमें खिलाड़ी भी कम खेलेंगे। इसमें एक टीम से जो है 5 ही खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की हॉकी को कहा जाता है 5S हॉकी। तो 5S हॉकी का पहली बार वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया गया। कहाँ पर हुआ है वर्ल्ड कप? ये हुआ है आपका ओमान में, ठीक है। और दोनों विधाओं में क्या गया, मतलब कि महिलाओं का वर्ल्ड कप भी हुआ, पुरुषों का वर्ल्ड कप भी हुआ। तो यहाँ पे पूछा है कि महिलाओं को जो वर्ल्ड कप है वो कौन सी टीम ने जीता है? ये जीता है नीदरलैंड ने, ठीक है, नीदरलैंड ने जीता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये बात है कि यहाँ पे बच्चे सेकंड पोजीशन पे जो है इंडिया रहा था, ठीक है। महिलाओं की जो इंडिया की जो महिलाओं की हॉकी टीम है वो आपकी सेकंड पोजीशन पर रही थी इस वर्ल्ड कप में, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है? एक समंदर मेरे अंदर, इस पुस्तक के लेखक का नाम, बस पुस्तक याद रखिए, एक समंदर मेरे अंदर, और राइटर का नाम याद करिए संजीव जोशी शाह, ठीक है। संजीव जोशी के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया SPAI कार्यक्रम के अनुसार भारत में स्नो लेपर्ड की कुल जनसंख्या कितनी है? अभी वर्तमान में बच्चे आपका जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट जारी की और उन्होंने बताया है कि भारत में स्नो लेपर्ड जो आपका हिम तेंदुआ होता है, हिंदी में कहते हैं हिम तेंदुआ है, उसकी जो जनसंख्या है वो बताई है इन्होंने। तो थोड़ा सा याद रखना कि इसकी जो जनसंख्या है वो है 718, टोटल जो 718 हिम तेंदुए हैं अभी भारत में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा है लद्दाख में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे बच्चे? लद्दाख में है। लगभग 718 में से 400 समथिंग ये जो आपके हिम तेंदुए हैं वो आपके सिर्फ लद्दाख में है, ठीक है। इसीलिए लद्दाख को कहा जाता है आपका स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। दूसरा आता है कि स्नो लेपर्ड भारत में कौन कौन से राज्यों में पाए जाते होंगे? ऑब्वियस ही बात है बच्चे, स्नो में रहने वाला लेपर्ड है तो आपको यूपी में तो मिलेगा नहीं, ठीक है, जहाँ पे स्नो होगी वहीं पे मिलेगा। तो स्नो वाले राज्य कौन कौन से बच्चे? लद्दाख हो गया आपका, JNK हो गया आपका, जम्मू कश्मीर में हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, सिक्किम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पे जो है आपको हिम तेंदुआ मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। और 718 याद रखना। और लद्दाख में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ होते कहाँ पे होंगे? तो भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है,
ये आपका यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क, और इसी के अंदर जो है आपको हिम तेंदुआ भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चले जाना आप ढूंढने के लिए। ठीक है, अब है आपका अगला प्रश्न, एआई कोड जनरेशन मॉडल कोड लामा 70B किसके द्वारा जारी किया गया है? यह आपका कोड जनरेशन मॉडल है, कोड को जनरेट करने के लिए मॉडल बनाया गया है। बस कंपनी का नाम याद रखना और इस सिस्टम का नाम याद रखना। सिस्टम का नाम क्या है? कोड लामा 70B। कोड लामा 70B बच्चे किसने बनाया है? ये बनाया है मेटा ने, मेटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, कंपनी का नाम। अगला है 2024-2025 में यूनेस्को टैग के लिए भारत का नामांकन कौन सा है? देखिए 2024-25 में आपका भारत की तरफ से जो ऑफिशियल नॉमिनेशन भेजा गया है यूनेस्को को, यूनेस्को पता है ना आपको, हर साल जो है विश्व विरासत स्थलों की एक सूची जारी कर देती है जिसमें आपका अलग अलग देशों से जो है स्थलों को शामिल किया जाता है। तो इस बार भारत सरकार ने जो ऑफिशियल नॉमिनेशन भेजा है वो कौन सा भेजा है बच्चे? इनमें से कौन सी जगह है? जगह का नाम है आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ठीक है, अब ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स क्या है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स जो है आपका जो मराठा शासक थे, मराठा शासकों के द्वारा जो है बहुत सारी जगहों में, अलग अलग जगहों में किले बनाए गए बच्चे। तो उन्हीं किलों को जो है आपका एक कंबाइंड रूप से कहा जा रहा है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, और इनमें से सबसे ज़्यादा किले जो है आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका सिंधुदुर्ग हो गया, आपका इस तरीके के जो किले हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और एक किला जो है आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि इन लैंडस्केप्स को जो है भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया गया है, नामांकन किया गया है यूनेस्को टैग के लिए। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या है? अभी हमने कौन सा गेम पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम का ही जो है आपका शीतकालीन संस्करण है। ठीक है, तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 कहाँ पे होने जा रहे हैं बच्चे? ये होंगे आपके जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, और दूसरी यूनियन टेरिटरी है आपके लद्दाख। लद्दाख में पहली बार जो है होंगे इस बार। ठीक है, लद्दाख के द्वारा पहली बार होस्ट किए जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है आपका ये कंबाइनली होस्ट किया जा रहा है इन्हें। तो इसका जो है आपको बताना है शुभंकर। तो शुभंकर बच्चे याद रखना, आसान होगा क्योंकि अभी हमने इससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ा है, वो है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुओं को लद्दाख में कहा जाता है शान-ए-शी। ठीक है, शान-ए-शी कहा जाता है इसे। तो हिम तेंदुओं को याद रखना। जो 2024 के आपके शीतकालीन खेल हैं उनका शुभंकर इसे माना रखा गया है। और ये होंगे कहाँ पे खेल? ये होंगे आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में किस एशियाई देश को शीर्ष पर रखा गया है? देखिए बच्चे, अगर यहाँ पे एशियाई नहीं लिखा रहता ना तब आपके लिए आसान हो जाता। डेनमार्क, डेनमार्क आपका ऑल ओवर द जो आपकी रैंकिंग है उसमें पहले नंबर पे है। लेकिन इस रैंकिंग में कौन सा एशियन कंट्री है जो पहले नंबर पे है? एशियन कंट्री, ठीक है, एशियाई देश है जो पहले नंबर पे है, सिंगापुर। ठीक है, मतलब सिंगापुर के लोग सबसे कम भ्रष्ट हैं एशिया में। ठीक है, अगला आपका आता है सर्वत्र भारतीय सेना मोबाइल ब्रिज सिस्टम किस संगठन ने बनाया है? थोड़ा सा आपका अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, आप लोगों ने बच्चे कई बार देखा होगा आर्मी को, हमारी जो भारतीय सेना है उन्हें जो है बहुत जल्दी जल्दी में जो है आपके ब्रिज बनाने होते हैं। जैसे कहीं पर कहीं आपदा आ गई, ठीक है, या फिर कोई ऑपरेशन पे नहीं जाना है और दुर्गम क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, रोड नहीं होती है, जहाँ पे आपका ब्रिज नहीं बने होते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से जो है आपातकालीन स्थिति में इस तरीके से इन्हें ब्रिज बनाना पड़ता है। तो उस पूरे ब्रिज सिस्टम को कहा जाता है मोबाइल ब्रिज सिस्टम। ठीक है, तो भारतीय सेना का एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, सर्वत्र नाम है इसका। नाम क्या है? सर्वत्र है। चंद कुछ मिनटों में ही जो है आपका ब्रिज बन करके तैयार हो जाता है। ये अभी आपका जो 26 जनवरी की परेड हुई थी वहाँ पे भी इसका प्रदर्शन दिखाया गया था। ठीक है, तो ये जो सर्वत्र है बच्चे याद रखना, इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। और इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम के द्वारा, ACE के द्वारा जो है इसे बनाया गया है। ठीक है, 180 देशों में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक क्या है? बताइए, इंडिया की रैंक क्या है? 93rd स्थान पे जो है हम लोग हैं इस वक्त। ठीक है, भारत की रैंक याद रखना। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? इंडियन आर्मी के बच्चे पहली बार कोई महिला सूबेदार बनी है। ठीक है, नाम याद रखना। नाम क्या है इनका? प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है इनका नाम है। अगला प्रश्न क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण में तमिलनाडु ने कितने गोल्ड मेडल जीता है? ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, तमिलनाडु का इसलिए पूछ लिया क्योंकि तमिलनाडु ही होस्ट किया है इस बार। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुए हैं? तमिलनाडु में हुए हैं। ठीक है, इसलिए पूछ लिया कि कितने ज़्यादा। ये आपका सेकंड नंबर पे रहा था, पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र रहा है और तमिलनाडु आपका दूसरे नंबर पर रहा है। इतना याद रखिए बस। ठीक है, स्किप करते हैं इसे। अगला है, किस देश ने पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का उद्घाटन खिताब जीता है?
नहीं है। FIH हॉकी विश्व कप का उद्घाटन खिताब किसने जीता? मैंने आपको कहा FIH, सॉरी 5SFIH, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, दोबारा होगा अभी हॉकी का वर्ल्ड कप। तो ठीक है, हॉकी का वर्ल्ड कप वैसे आपका लास्ट ईयर 2023 में भारत में ही ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, जैसे कि आपका जर्मनी ने जीता था, ठीक है, उसे छोड़ दीजिए। ये आपका 5SFIH हॉकी वर्ल्ड कप है, पहली बार हुआ है, ओमान में हुआ है। मैंने आपको कहा कि मेंस और वुमेंस दोनों के जो है आपका यहाँ पे खिलाया गया है, ठीक है। तो महिलाओं में तो नीदरलैंड की टीम जीती है, भारत की टीम सेकंड नंबर पे थी। पुरुषों में किसने जीता है? पुरुषों में भी आपका नीदरलैंड ने जीता है, ठीक है, आसान हो गया याद करने के लिए। दोनों जो है आपका सेम ही टीम जीत गई। महिलाएं भी जो है, महिलाओं में भी आपका नीदरलैंड की टीम जीती है, पुरुषों में भी आपका नीदरलैंड की टीम जीती है, ठीक है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं चंपई सोरेन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 वुमेन्स खिताब, पुरुषों का तो हमने देख लिया, जानिक सिनर नाम है उनका। महिलाओं का जो खिताब है वो जीता है अरियाना सबालेंका ने। अरियाना सबालेंका कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये खिलाड़ी हैं बेलारूस की, ठीक है। अगला है, टाटा ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए बच्चा, टाटा को तो जानते हैं आप लोग। टाटा जो है भारत में पहली बार जो है एक ऐसा असेंबली लाइन बनाने वाला है जहाँ पे आप हेलीकॉप्टर्स जो है असेंबल कर सकते हैं। असेंबल पता है ना, पहले अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं, फिर उन्हें जो है आपका एक साथ मिला करके एक नई चीज़ बनाई जाती है, उसे असेंबली कहा जाता है। आप लोग उसे मुझसे तो बेहतर जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर के बच्चे आपकी असेंबली लाइन बनाई जा रही है। खास बात क्या है कि आपका प्राइवेट होगा, ठीक है। ये जो असेंबली लाइन होगी आपकी निजी होगी, मतलब प्राइवेट होगी। और इसे कौन बनाएगा? इसे बनाएगा टाटा। टाटा किसके साथ में मिलकर के ये बनाएगा? तो टाटा ने जो समझौता किया है वो किया है एयरबस के साथ में, ठीक है। एयरबस के साथ में टाटा का समझौता हुआ है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? प्रथम श्रेणी क्रिकेट का मतलब होता है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय ना हो, ठीक है। भारत में आप जितने भी आपके नेशनल लेवल के जो आपके गेम चैंपियनशिप होती है क्रिकेट में ना, उन्हें कहा जाता है प्रथम श्रेणी का क्रिकेट। जैसे ईरानी ट्रॉफी हो गया, जैसे आपका रणजी ट्रॉफी हो गया, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी हो गया, इस तरीके के। तो अभी बच्चे वर्तमान में रणजी ट्रॉफी चल रही है, खेली जा रही है, और उसमें जो है एक बैट्समैन है जिन्होंने कि 300 रन बना दिए हैं। 300 रन बनाना पहले बल्लेबाज नहीं है जिन्होंने 300 रन बनाए हैं, लेकिन पहले वाला बल्लेबाज हैं जिन्होंने बहुत कम गेंदों में जो है 300 रन बनाए हैं, ठीक है। उनका नाम थोड़ा सा याद रखना, इनका नाम है तन्मय अग्रवाल। सबसे तेज तिहरा शतक बनाए इन्होंने, तन्मय अग्रवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल लॉन्च की है? आपको मैंने बताया है किसने किया है, पंजाब ने किया है बच्चे, ठीक है। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि साडातांसिक का आयोजन कर रही है? तो भारतीय सेना के साथ में, भारतीय सेना के द्वारा पहली बार सऊदी अरेबिया के साथ में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करवाया जाएगा जिसका नाम है साडातांसिक। अंतरिम बजट 2024 आपका पेश हो चुका है, बल्कि पूरा बजट भी अभी तक पेश हो चुका है, ठीक है। तो पूरा बजट हम अगले हफ्ते की जो क्लास होगी वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपके लिए, ठीक है। फिलहाल जो अंतरिम बजट है बच्चे, उससे रिलेटेड आपके एक प्रश्न है कि अंतरिम बजट में सबसे ज़्यादा जो पैसा है, सबसे ज़्यादा जो बजट है वो कौन से मंत्रालय को दिया गया है? तो याद रखना, सबसे ज़्यादा जो आवंटन है वो हुआ है आपका डिफेंस के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनमें से किसी एक बैंक पर बड़े बड़े बैन लगाए जाने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सा पेमेंट बैंक है बच्चे? ये आपका पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। हर वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनका जो आपका नेशनल डे आता है, ये आता है 1 फरवरी को, 1 फरवरी। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके जो अध्यक्ष थे, पुराने अध्यक्ष थे, उन्हें ही जो है आपका रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो कौन थे पुराने अध्यक्ष? जयशाह थे, और दोबारा से भी जो है इन्हें ही बना दिया गया है, ACC। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला रखी गई है बच्चे, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ना, जहाँ पे 7 सिस्टर वाली स्टेट है, उन राज्यों में जो है आपका पहली बार एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? असम में, ठीक है। और असम में आपका कहाँ पे है? डिब्रूगढ़ में। असम में कहाँ पे बनेगा? डिब्रूगढ़ में। ISSF में विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा को जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। इनका नाम है दिव्यांश सिंह पंवार, ठीक है। शूटर है बच्चे, ये क्या है? निशानेबाज है दिव्यांश सिंह
पंवार। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? कौन सी मूवी है ये? 12th फेल, 12वीं फेल। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी का लक्ष्य कितना बढ़ाना है? पहले इस स्कीम के बारे में जान लीजिए, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं थोड़ा सा फिर आपको दीदियों के बारे में बताऊंगी। सुनिए, केंद्र सरकार के द्वारा एक बच्चे योजना अभी दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है लखपति दीदी योजना। अब पहले सुनिए कि ये योजना किस चीज़ से रिलेटेड है। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि महिलाओं से रिलेटेड है। महिलाओं से रिलेटेड है। क्या करेगी सरकार, क्या देगी महिलाओं को? देखिए, सरकार के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, स्किल बनाया जाएगा वुमेंस को, महिलाओं को। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी? महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा प्लम्बिंग के काम में। आपकी जॉब जो है खतरे में है। ठीक है, प्लम्बिंग का काम सिखाया जाएगा, ड्रोन का संचालन सिखाया जाएगा, एलईडी बल्ब कैसे बनाना है ये सिखाया जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, जब वो ट्रेन हो जाएंगी तो पैसा कमाने लगेंगी तो आत्मनिर्भर बनेंगी। ठीक है, तो महिलाओं को एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है लखपति दीदी योजना। महिलाओं को लखपति बनाना है, इस स्कीम का उद्देश्य है। ठीक है, तो बच्चे अभी दिसंबर 2023 में लॉन्च हुई थी और एक महीने के भीतर जो है कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो है 1 करोड़ महिलाओं को जो है इससे लाभ मिल रहा है, 1 करोड़ महिलाओं को। तो बस यही जो आपका आंकड़ा है ये बढ़ाना है सरकार ने। और वर्तमान बजट में जो है हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा है कि इसे बढ़ाना है। बढ़ा करके उद्देश्य कितना रखा गया है? 3 करोड़, कि कम से कम 3 करोड़ महिलाएं जो है आपकी लखपति बन जाए, लखपति दीदी बन जाए। ठीक है, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष कौन हैं? मैंने आपको ये लास्ट सेशन में बताया था बच्चे, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपका सिविल कोड को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक समिति बनाई हुई थी। ठीक है, अब ये चर्चाओं में क्यों है? समिति आज की नहीं है, ये आपका पिछले से पिछले साल बन गई थी समिति। ठीक है, ये चर्चाओं में इसलिए आई क्योंकि समिति को जो है आपका ये काम दिया गया था कि आप देखिए कि आपका राज्य यानी कि उत्तराखंड जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाने के लिए कितना तैयार है और कितना नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ पर बच्चे जो कमेटी है, समिति है, इन्होंने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी है। सरकार को माने कि वर्तमान में जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना, इनका नाम है आपका पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को फाइनल जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है। तो इस जो कमेटी है जिन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी है, कमेटी के हेड का नाम आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो कमेटी को जो हेड कर रही थी बच्चे, लीड कर रही थी, उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई इनका नाम है। रंजना प्रकाश देसाई समिति भी कह सकते हैं आप। ये बनाई गई थी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए, जो है देखने के लिए कि कितना तैयार है कितना नहीं है। ठीक है, तो फाइनल रिपोर्ट इन्होंने आज सौंप दी है। ठीक है, कल सौंप दी थी। अभी जो है आपका कल 4 तारीख है, कल जो है आपका हमारे यहाँ पे विधानसभा सत्र शुरू होगा, उसमें जो है देखा जाएगा बिल आता है या नहीं आता है। बिल आएगा तो पास होएगा, पास हो गया तो बच्चे उत्तराखंड आपका देश का पहला राज्य बनेगा जिसने सामान्य नागरिक संहिता अपने देश में लागू की होगी। ठीक है, अभी तो हमें देखना है खबर कैसे कैसे जो है मैच्योर होती है, क्या क्या पकता है, अभी क्या क्या नहीं होता है, हम देखते रहेंगे ना। भारतीय वायुसेना के द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? देखिए, अब जो आपकी एक्सरसाइज होती है ना, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, वो हमेशा या फिर एयरफोर्स के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई देश ही चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा या फिर इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है ऐसी भी ड्रिल की जाती है, ऐसी भी एक्सरसाइज की जाती है जिसमें वो अपनी जो शक्ति है, अपनी जो क्षमताएं हैं उन्हें नापते हैं। ठीक है, तो ऐसे ड्रिल की जाती है। तो ऐसी एक ड्रिल का नाम है जिसका नाम है वायु शक्ति 2024। किसकी ये ड्रिल? ये है भारतीय वायुसेना की। कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है? ये है आपका जैसलमेर, राजस्थान। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे जो आज के आपके प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। आई होप आज का जो सेशन है वो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि पहली बार बच्चे हम लोग डिटेल में न्यूज़ पढ़ रहे हैं और बहुत ज़रूरी न्यूज़ थी, इसलिए मैंने सारी की सारी आपको बताई हैं। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट वीक से जो है आपका जैसे हम करते हैं कि पूरे हफ्ते की न्यूज़ पढ़ दी, उसके बाद जो है आपका थोड़ा सा रिविज़न कर दिया। अब आपका नेवी ट्रेड्समैन मेड के बाद में PGCIL बाकी जो एग्ज़ाम है RRB ALP तो अभी जून में है, लेकिन अभी से जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि RRB ALP भी बच्चे आपका पिछले 1 साल का या पिछले 7-8 महीने का जो है करंट अफेयर पूछता है। तो अभी का करंट पढ़ेंगे वो आपका RRB ALP का काम आएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।